हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जा करके चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर अब हम आ चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर अप करवा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली दो पार्ट्स में बटा हुआ, तो ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 का है। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए आपको लेकर के आ जाते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई। अब ये तीन अपने पास पैरामीटर्स हैं, इनको अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन द ब्रेन। ठीक है, जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, वो पैर के पास, फीट के पास ज्यादा होता है और ब्रेन के पास कम होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, तो जरा इस पर गौर करना शुरू करेंगे आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट का ए वाला सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ए वाला सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास में हो गया ग्राउंड लेवल, बोलो हाँ कि ना, यस सर चलेगा। और ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है। ठीक है, तो भाई इस पूरे इंसान की बॉडी में क्या है? पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा ब्लड का फ्लो हो रहा है इंसान की बॉडी में। अब क्या होता है कि जितना ब्लड के फ्लो की अगर आप बात करें, अगर आप ब्लड के प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर है बेसिकली। ठीक है, और लिक्विड प्रेशर का हम फॉर्मूला जानते हैं कि H/ρg होता है। ये अपने पास इंसान है और हम जानते हैं कि इसका जो लिक्विड, जो ब्लड प्रेशर का जो होता है ना फॉर्मूला, वो मतलब बेसिकली लिक्विड प्रेशर है, तो वो H/ρg हो जाएगा। तो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड की डेंसिटी मान लेते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, जी की वैल्यू भी थ्रू आउट द बॉडी, मतलब सर से लेकर के पैर तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के अपन चल देते हैं। अब होता क्या है ना कि अब जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, ठीक है, तो नीचे की तरफ आप आओगे ना, तो ज्यादा ब्लड ऊपर है, तो वो पूरा ब्लड जो है ना वो नीचे वाले पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर करेगा। ठीक है, मतलब अगर इस इंसान की बॉडी को हम एक ब्लड का कॉलम मान ले, अगर इस इंसान की बॉडी को हम एक ब्लड का कॉलम मान ले, ये जो इंसान की बॉडी है, इस इंसान की बॉडी को अगर हम एक ब्लड का कॉलम मान लें, और कुछ इस तरह से मैं इसको भी पूरा पोर्ट्रे करने वाला हूं, 2 मिनट जरा ध्यान देते हुए चलना अच्छे से। ठीक है, इस पूरे इंसान की बॉडी को अपन ने क्या मान लिया? ब्लड का कॉलम मान लिया। इस पूरे इंसान की बॉडी को हमने क्या मान लिया? ब्लड का कॉलम मान लिया। ठीक है, तो आप भी एक बात समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपसे मैंने बोला है कि यार सर वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा वो निकालना। ठीक है, तो यार वैसे तो मैं तुमको बताऊं एक चीज, मैं हल्का सा नीचे ले लेता हूं। ठीक है, तो अच्छा एक काम करो, सर को तो फिर भी छोड़ो क्योंकि वो क्या है, वो पॉइंट्स बहुत बारीक हो जाएंगे। तुम एक काम करो, एक प्रेशर अपन यहाँ निकालते हैं, एक प्रेशर अपन यहाँ निकालते हैं। ठीक है, तो जब अपन ये इस वाले पॉइंट पे प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ है ना वो कितनी मान लिया अपन ने? H1 के बराबर इसकी डेप्थ मान लिया। ठीक है, अगर H1 के बराबर डेप्थ मान लिए तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? P = H1 ρ × G हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरा पॉइंट लेकर के आता हूँ एकदम पैर के पास। ठीक है, तो ये पूरा ब्लड कॉलम जो है ना, इस ह्यूमन बॉडी को हमने ये ब्लड कॉलम से इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अगर ये नीचे वाले पैर पे निकालना है, नीचे निकालना है अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो डेप्थ है ना वो अपन H2 मान लेते हैं। तो अगर H2 अपन ने इसकी डेप्थ को मान के रख लिया है, तो फिर इस वाले पॉइंट पे जब प्रेशर निकालेंगे ना अपन, तो ये अपने पास प्रेशर कितना रहेगा? P2 H2 ρ × G। ठीक है, तो आप एक बात समझेगा, सिंस H2 is more than H1, therefore pressure at the feet is more than pressure at the upper part of the body। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? यस, ये वाली बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो सवाल के शब्दों में क्या बोला हुआ है कि एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। तो अपन इसमें आंसर में ये लिख सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ द ब्लड कॉलम, अपन आंसर में क्या लिख देंगे कि द प्रेशर of the
blood column, the pressure of the blood column at the feet is more than the brain because यहां पे प्रेशर ज्यादा से इसलिए है बिकॉज हाइट जो है ना, या डेप्थ बोल लो, इसको अपन डेप्थ ऑफ द ब्लड कॉलम भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। द ब्रेन बिकॉज द हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम, because the height of the blood column at the feet is greater, because the height of the blood column at the feet, because the height of the blood column at the feet is greater, because the height of the blood column at the feet is greater than compared to the height of the blood column, then compared to the height of blood column at the brain, height of the blood column at the brain। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से जा रहा है? बोले हाँ कि ना। तो एक्सप्लेन वाई का सवाल था, तो ये अपने पास फर्स्ट का एक आ रहा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आप मुझे कंफर्मेशन दे दें कि क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही हो। मैं चाहूंगा कि आप ये डायग्राम बनाएं, डायग्राम के साथ ही आप कहानी में आगे बढ़ेंगे तो मजा आता है, ठीक है सर। ओके, डन 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 डन, ठीक है। उसके बाद atmospheric pressure at a height of about 6 km decreases to nearly half of its value at the sea level, though the height of the atmosphere is more than 100 km, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डेंसिटी की बात करें, लिक्विड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर की जो बात की जाए तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो अप्लाई होता ही है। मान लो सी लेवल पे, तो सी लेवल पे जो अपन बोलते हैं कि 1 atm का प्रेशर है, तो वो अपन कैसे बोलते हैं, उसके ऊपर का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो एक गैसियस एनवेलप है, ठीक है, मतलब फ्लूइड है बेसिकली। तो वो जो फ्लूइड है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है एट द सी लेवल, दैट इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो डिपेंड करता है एच, रो और जी के ऊपर। तो अगर आपने गलती से ऐसा मान लिया ना कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, तो फिर आपके लिए जो प्रेशर की प्रोपोर्शनैलिटी है वो डेप्थ के साथ बनेगी। तो फिर आप क्या बोलेंगे कि जब 50 किलोमीटर पे होंगे तो आधा प्रेशर बिकॉज आधी डेंसिटी, जब 100 किलोमीटर नीचे होंगे तो पूरा प्रेशर बिकॉज पूरी डेंसिटी। जबकि ऐसा नहीं है, असलियत में क्या होता है कि डेंसिटी जो है ना, इसका जो पूरा मैटर है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट के बी के बारे में आप जरा सोचते हुए चलेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मान लेते हैं सी लेवल है, पहले मान लेते हैं ये कि अपन क्या है, सी लेवल है, ठीक है। और ये जो गैशियस एनवेलप है ना, वो अपन मान लेते हैं कि पूरा 100 किलोमीटर तक है। तो इसको तो अपन ने बोल के रखा है कि दिस इज द सी लेवल, इसको तो हमने बोल के रखा दिस इज द सी लेवल। अब जो गैशियस एनवेलप है ना, वो पूरा 100 किलोमीटर तक का है, ठीक है। अब मजेदार बात क्या होती है ना कि लिक्विड की ये जो एटमॉस्फेयर है, सॉरी लिक्विड नहीं, एटमॉस्फेयर जो है ना, इसकी जो डेंसिटी होती है ना, वो मैक्सिमम होती है नियर द सी लेवल, ठीक है। तो जैसे आप नियर द सी लेवल होना, तो इसकी डेंसिटी बड़ी मैक्सिमम है, ठीक है, बहुत ही पास पास। डेंसर मीडियम अगर दिखाना होगा तो क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स को पास पास दिखा दोगे। इससे बेहतरीन कोई तरीका है तुम्हारे पास? अगर आपको डेंसर मीडियम दिखाना होगा तो मॉलिक्यूल्स को पास पास दिखा देना, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, फिर धीरे धीरे क्या है, डेंसिटी जो है कम हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। तो एक आपको क्लियर कॉन्ट्रास्ट मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा कि ये नीचे वाले एरियाज में क्या है, जो डेंसिटी है, नीचे वाले एरियाज में जो डेंसिटी है ना, वो काफी हाई डेंसिटी है। नीचे वाले लिक्विड के मतलब एटमॉस्फेयर का जो ये वाला सेक्शन है जो कि सी लेवल के पास पास है, वहां पे डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है आप लोग को? अगर इतना पूरा फंडा क्लियर है तो अब जरा देखते हुए चलना क्या होता है ना कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे ना, तो डेंसिटी का डिक्रीज है ना, उसका रेट बहुत कम होता है, मतलब ज्यादा क्लियर कॉन्ट्रास्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते हुए जा रही है, ठीक है। ऊपर जाने पे क्या बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पे डेंसिटी ना बहुत कम डिक्रीज हो रही है। तो होता क्या है, 6 किलोमीटर तक आने तक, 6 किलोमीटर तक आने तक क्या है, डेंसिटी ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे ना, तो जो बाकी बचा हुआ 50% का डिक्रीज है वो आपको बहुत धीरे धीरे नजर आता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? तो डेंसिटी जो है ना वो ऊपर जाने पे डिक्रीज होती है, ऊपर जाने पे डिक्रीज होती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि 100 किलोमीटर तक का पूरा अपने पास हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, तो 50 किलोमीटर जाएंगे तब जाकर के डेंसिटी आधी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है।
डेंसिटी आधी होगी तो प्रेशर तो आधा होगा, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 किलोमीटर पे जाओगे तो ही डेंसिटी आधी होगी। डेंसिटी आधी 6 किलोमीटर पे हो जाएगी, तो ये यहाँ पे ऐसा डिक्रीज होता है, और उसके बाद का जो डिक्रीज होता है ना, वो रेट ऑफ डिक्रीज बहुत ही मिनिमल होता है। आई मेरी बात समझ? तो सवाल के शब्दों में, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आप समझें कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली एच रो जी होता है, एच रो जी होता है। यहां पे एच तो वेरी कर ही रहा है, साथ ही साथ रो इज ऑल्सो वेरिएबल, तो रो मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है, डिक्रीजेस विथ हाइट। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो डेंसिटी की जो वैल्यू है ना, दैट डिक्रीजेस विथ हाइट, दो द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर्स मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि इसका रीजन ये होगा कि द डेंसिटी of the atmosphere, the density of the atmosphere decreases with height, the density of the atmosphere decreases with height। ये वाली बात समझ में आ गई क्या, कि density of the atmosphere decreases with height and after a certain height, and after a certain height, and after a certain height the rate of decrease of density is very less, the rate of decrease of density is very less, the rate of decrease of density is very less। इसलिए क्या होता है कि पहला 50% 6 किलोमीटर में ही लूज हो गया, डेंसिटी का 50%, पहला 50% पहले के 6 किलोमीटर अप्रॉक्स में ही लूज हो गया, लेकिन उसके बाद डेंसिटी का रेट ऑफ डिक्रीज इतना कम था कि जो बाकी 50% बचा हुआ ना डेंसिटी का, वो बहुत बड़े रेंज में डिक्रीज होता है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज, ये इसको अपन ऐसे बोलते हैं कि दिस वेरिएबल डेंसिटी इज द रीजन, दिस वेरिएबल डेंसिटी इज द रीजन, दिस वेरिएबल डेंसिटी इज द रीजन because of which this variable, भाई इसको नोट करते हुए चलना मेरे साथ साथ, this variable density is the reason because of which 50% loss of density took place in 6 किलोमीटर, and अब जो बाकी बचा हुआ 50% है, and another 50% loss of energy, and another 50% loss of energy takes place over a big range, takes place over large range लिख देता हूं, ठीक है, and this टेक प्लेस ओवर लार्ज रेंज। ये वाली बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है ना, जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर डेंसिटी विल फॉर श्योर डिक्रीज। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट नहीं है डेंसिटी का। ठीक है, मतलब ऐसा नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट है कि पहला 50% का लॉस तो पहले के 6 किलोमीटर ऊपर जाने में ही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो पूरा 50% है वो बहुत बड़े रेंज पे आएगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर का हाइट नियरली 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ऐसा अपन मानते हैं, उससे भी ज्यादा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक का फंडा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो गया। फर्स्ट का बी इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट के सी के ऊपर। इसका तो ठीक है, तो अपन नोट कर चुके। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, देखो पास्कल्स लॉ के अनुसार अगर हमने किसी पॉइंट पर लिक्विड में अगर हमने एक प्रेशर अप्लाई कर दिया है, तो वो लिक्विड स्टैटिक है, लिक्विड इंक्लोज्ड है, लिक्विड इक्विलिब्रियम है, तो वहां पे वो जो आपने प्रेशर अप्लाई करा है ना, दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर डायरेक्शंस इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो प्रेशर जो है ना वो हर डायरेक्शन में सेम ही ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू है प्रेशर की। ठीक है, तो अगर प्रेशर की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम ही जा रही है तो उसका मतलब डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी है नहीं प्रेशर की, और दैट्स व्हाई आप कहते हैं कि प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी प्रूव करने में सबसे बड़ी आपकी जो हेल्प होगी ना, वो पास्कल्स लॉ के द्वारा कर दी जाएगी। आई आपको बात समझ में? तो अब जरा अपन ध्यान देते हैं इसमें, लेकिन कितना प्यारा पॉइंट देके रखा हुआ है, देखो तो
इसमें कहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आप फोर्स को डिवाइड कर दिया करते हैं एरिया के साथ। तो अगर आपने फोर्स को डिवाइड कर दिया एरिया से, देन व्हाट वी गेट इज बेसिकली नथिंग बट प्रेशर। ठीक है, आई मेरी बात समझ, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। तो अब इसी में कहा गया है कि भाई प्रेशर के फॉर्मूले में तो फोर्स अपॉन एरिया आ रहा हो, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर भी तो हो सकती है, तो उसमें आपके पास कर लो हेल्प करता है। ठीक है, तो अपन ये फर्स्ट के सी वाले पे आते हैं, अपन आते हैं फर्स्ट के सी वाले पे। तो फर्स्ट का सी का आंसर ऐसा होगा कि द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड is transmitted to all other points equally. The pressure inside the liquid is transmitted. The pressure inside the liquid is transmitted to all other points inside. To all other points inside the liquid equally. To all other points inside the liquid equally. इसका मतलब क्या है कि therefore there is no specific value for pressure in a specific direction। ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं therefore there is no specific value, therefore there is no specific value of pressure, therefore there is no specific value of pressure in a specific direction। ठीक है, तो therefore there is no specific value of pressure in specific direction, therefore there is no specific value of pressure in specific direction, and therefore pressure is direction independent, and therefore pressure is डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, एंड therefore pressure is डायरेक्शन इंडिपेंडेंट एंड pressure is a scalar quantity, therefore pressure is direction independent, and that's why pressure is scalar quantity, and that's why pressure is scalar quantity। इसीलिए प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड दैट इज वाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे की तरफ ले करके चलते हैं। कहीं आपको ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है? सर सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया, सुप्रीम तरह से। ठीक है, चलें, ओके डन, निपटाया जाए इसको। ओके सर, फर्स्ट वाले का ए वाला पार्ट हो गया, बी वाला पार्ट हो गया, सी वाला पार्ट हो गया। अब आपको लेके चले इसके अगले वाले पार्ट पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, उसका भी नेचर वैसा ही, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्क्यूरी विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूस वाइल दैट ऑफ वाटर विथ ग्लास इज अक्यूट। इसका रीजन क्या होगा? कितनी प्यारी बात है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब मर्क्यूरी की बात की जाए ना, तो मर्क्यूरी का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ना, ग्लास की बात करेंगे मर्क्यूरी के साथ, यस सर। तो जब मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाला है ग्लास के साथ ना, तो वो जो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। और जब वाटर और ग्लास इंटरफेस पे जब एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल के रखा हुआ है, तो वो जो एंगल होता है वो अक्यूट एंगल होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होगा, तो जरा गौर करें, पहले मर्क्यूरी की बात करेंगे। ठीक है, तो यार सेकेंड का ये वाला क्वेश्चन है, ये सेकेंड का ए वाला पार्ट है। तो यार मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है ना, मर्क्यूरी का जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है कि जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं ना वो बहुत तगड़े होते हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स, जो दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस से बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों मॉलिक्यूल मर्क्यूरी के, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स। ठीक है, दो मॉलिक्यूल ग्लास के, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स। लेकिन एडहेसिव फोर्स क्या होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल मर्क्यूरी का होगा, एक मॉलिक्यूल मान ले ग्लास का होगा या किसी और चीज का होगा। ठीक है, तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो मॉलिक्यूल के बीच का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो अलग अलग सब्सटेंसेस से बिलोंग करते हैं वो दो मॉलिक्यूल्स। तो देयरफॉर वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे कहा जाएगा अडेसिव फोर्स। ठीक है, अलग अलग, अडेसिव, सेम कोहेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे मर्क्यूरी वाले केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ मर्क्यूरी उनका जो कोहेसिव नेचर है वो बहुत डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं कि वाइट से कर देते हैं, इन द केस ऑफ मर्क्यूरी the cohesive forces dominates
द कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट्स ओवर द अडेसिव फोर्सेस, ठीक है, द कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट्स ओवर द एडेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो मर्क्यूरी वाले केस में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज वन कंपेयर टू एडेसिव फोर्सेस। तो द कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट्स ओवर द एडेसिव फोर्सेस, तो बिकॉज ऑफ विच मर्क्यूरी इससे क्या होता है कि किसी दूसरे सब्सटेंस में चिपकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए अपन कहते हैं कि मर्क्यूरी कभी भी ग्लास को वेट नहीं करता, जबकि पानी जो है ना वो ग्लास को वेट कर देता है। बिकॉज क्या है, पानी में एडेसिव नेचर बहुत ज्यादा है, दूसरे में चिपकने वाली कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर ग्लास में चिपकेगा, ग्लास गीला हो जाएगा, आया समझ के नहीं। तो बिकॉज ऑफ विच मर्क्यूरी में ऐसा नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ विच मर्क्यूरी डू नॉट वेट द ग्लास सरफेस, मर्क्यूरी डोंट वेट द ग्लास सरफेस, मर्क्यूरी डोंट वेट द ग्लास सरफेस, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो इस केस में क्या है कि इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो बनता है सर कैसा, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, जब मर्क्यूरी की बात की जाएगी, ठीक है, ये ले लेते हैं मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी अपना इंटरफेस ना कुछ ऐसा बनाएगा, वो अपने आप में ही चिपक के रहना चाहता है ना भाई, वो जरा फैलना नहीं चाहता किसी में, ठीक है। तो ये रहेगा तेरे पास में मर्क्यूरी, बोलो हाँ कि ना, ये रहेगा तेरे पास में मर्क्यूरी, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो क्लियर है। अब जब अपन इसका बनाएंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो कुछ नहीं करना है, बस एक टेंजेंट मारना है और टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल, ठीक है, ये अपन ने टेंजेंट मार दिया। तो टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल वो भी इस तरह से कि इसके अंदर लिक्विड इंक्लोज हो रहा हो, ठीक है, टेंजेंट और सरफेस के बीच का एंगल, और वो भी इस तरह से कि इसके अंदर जो है लिक्विड इंक्लोज हो रहा हो, तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। और क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये वाला फंडा आ गया समझ में। तो ये था अपने पास मर्क्यूरी वाले केस में। अब यहाँ पे जब अपन इसका सी के अंदर लेते हैं वाटर वाला केस, ठीक है, तो वाटर वाले केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ वाटर, इन द केस ऑफ वाटर एडेसिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, द एडेसिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। इन द केस ऑफ वाटर द एडेसिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, इन द केस ऑफ वाटर द एडेसिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, therefore it spreads over the glass surface, ठीक है। therefore water जो है ना वो ग्लास सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, therefore water spreads over glass surface, ठीक है, therefore water spreads over the glass surface, therefore water spreads over the glass surface and wets the glass surface, and wets the glass surface, and wets the glass सरफेस, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, इसका एक बार ये पानी वाला केस देख लेते हैं। लिक्विड की जब बात की जा रही है, पानी की जब बात की जा रही है, ठीक है, ये तो फैलेगा, ये तो भैया फैलेगा पूरा। तो यहाँ पे पहले अपन इसको जरा, सही है, यस सर, इसको फैला दो पूरा, ठीक है, ये पूरा लिक्विड 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 है, ठीक है। अब देख क्या होता है, यहाँ पे जब अपन एंगल्स की बात करेंगे, देखो भाई ये और ये मारेंगे अपन लिक्विड ड्रॉप पे टेंजेंट, और एंगल वो लेके चलना है जहाँ पे लिक्विड इंक्लोज हो जाए, एंगल वो लेके चलना है जहाँ पे लिक्विड इंक्लोज हो जाए, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा था ना, थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल इन द केस ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि थीटा इज एन अक्यूट एंगल, थीटा इज एन अक्यूट एंगल। कैसा एंगल है? अक्यूट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं सर, अक्यूट एंगल है, बस इतनी सी बात थी। तो ये रहेगा अपने पास में सेकंड वाले का, ए वाले का पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। बताएं कि आप लोगों के दिमाग में यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। निपटा दें इसको, ठीक है भाई, निपटाते हैं इसको, आगे लेके चलते हैं। उसके बाद वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट व्हाइल मर्क्यूरी ऑन द सेम सरफेस टेंड्स टू फॉर्म ड्रॉप्स, ठीक है। पुट डिफरेंटली वाटर वेट्स ग्लास व्हाइल मर्क्यूरी डज नॉट, ठीक है। मर्क्यूरी जो है ना वो ग्लास को वेट नहीं करती है, जबकि वाटर जो होता है ना वो ग्लास को वेट करेगा, वही बिकॉज एडेसिव नेचर वहां पे ज्यादा होता है वाटर में। तो वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट व्हाइल मर्क्यूरी ऑन द सेम सरफेस टेंड्स टू फॉर्म ड्रॉप्स। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, अब जरा ध्यान देते हुए चलना। Water spreads out because इसका रीजन क्या है? because in order to form acute angle,
because in order to form acute angle, अच्छा acute angle of contact, यहाँ पे जो angle of contact है वो acute है, ठीक है, because in order to form acute angle of contact it has to cover area over the glass surface. It has to cover area over the glass surface. क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, ये वाला फंडा समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो होता है ना, वाटर, ये वाटर बनाता है एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो उस चक्कर में क्या होता है, इसको पानी के ऊपर फैलना पड़ता है। जब पानी के ऊपर फैलेगा तभी वहां पर मेनिस्कस ऐसा बनेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट हो जाए। एंड सेम गोस फॉर मर्क्यूरी एज वेल, ठीक है। एंड मर्क्यूरी forms a liquid drop, forms a drop because it has to maintain obtuse angle of contact, because it has to maintain an obtuse angle of contact, इसीलिए it has to maintain an obtuse angle of contact, because it has to maintain an obtuse angle of कॉन्टैक्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसके बाद जब भी सवाल ऐसा है ना कि ये जो लिक्विड है ये ग्लास कंटेनर को वेट क्यों नहीं कर रहा है, ये जो लिक्विड है ये ग्लास कंटेनर को वेट क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन वही है। अगर कोई लिक्विड है जो ग्लास सरफेस में चिपक रहा होगा तभी ग्लास सरफेस वेट हो रहा होगा, मतलब वहां पर एडहेसिवनेस डोमिनेंट होगा, कोहेसिवनेस जो है वो कम काम कर रहा होगा। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के दिमाग में? यस सर, ये वाला फंडा आ गया। तो 2K B का आप जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो गया सर, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, नॉट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है ना दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है। अपन क्या लिख देंगे, बिकॉज इसका रीजन एक ही है कि सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ एंड नॉट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। सरफेस टेंशन is the force acting per unit length, is the force acting per unit length and therefore it is independent of the area of contact, and therefore it is independent of the area of contact, and therefore it is independent of the area of contact, ठीक है। एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट या एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सी वाले पार्ट का, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो गया सर। चले निपटा दिया जाए इसको। अब इसके बाद और भी कुछ है इसके अंदर क्या, ओके। वाटर विद डिटर्जेंट डिसॉल्व्ड इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कांटेक्ट। भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा ही होना चाहिए, बिकॉज आप समझते हैं कि डिटर्जेंट कितना पेनिट्रेट करेगा, डिटर्जेंट जो है वो क्लॉथ को कितना पेनिट्रेट करेगा, तो कितना डेप्थ तक जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन 2s cos थीटा बाय r rho g, ठीक है। 2s cos थीटा बाय r rho g, h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r rho g। तो मतलब h इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा ना। तो अगर आपको h को बढ़ाना है तो cos थीटा को घटना पड़ेगा, और cos थीटा तभी घटेगा जब एंगल बढ़ेगा, बिकॉज cos थीटा वाले केस में एंगल को बढ़ाने से ही cos थीटा की वैल्यू घटती है। मैं आपको जरा एक बार दिखा दूं ये ग्राफ, ये देखिए, इसके बाद तो फिर ग्राफ चल जाएगा। तो 0 से लेकर के 90 तक आप आ रहे हो, तो एंगल बढ़ रहा है लेकिन वैल्यूज जो है ना वो घट ही रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि डिटर्जेंट सही से काम कर सके तो क्लॉथ के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहिए। तो h ज्यादा कब होगा, जब cos थीटा जो है, h ज्यादा तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, और cos थीटा की वैल्यू ज्यादा तब होगी जब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना वो कम होगा। इसलिए कहा गया था शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कांटेक्ट। ये वाला फंडा आ गया आप लोगों को समझ में? जल्दी बताएं कि आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? पक्का पक्का पक्का। अब इसका जरा ई वाला पार्ट देख लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलें फिर करते हैं कहानी को, शुरुआत देते हैं यहाँ से। तो अब ई वाला पार्ट है, ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेस इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। एक लिक्विड ड्रॉप जो होता है ना, अगर उसके ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है उसके बाद भी वो जो शेप मेंटेन करता है ना वो हमेशा स्फेरिकल शेप मेंटेन करता है। इसके पीछे का रीजन क्या, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि लिक्विड ड्रॉप की ना एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, लिक्विड ड्रॉप की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, ई वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो ई वाले पार्ट पे आते हैं, सेकंड वाले की ई वाले पार्ट पे। तो उसका ये होता है कि
the liquid drop has a natural tendency, the liquid drop has a natural tendency, the liquid drop has a natural tendency to maintain minimum surface area, ठीक है, टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, और इसमें इसकी मदद कौन करता है, सरफेस टेंशन, ठीक है, टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, और इसमें इसकी मदद करता है कौन, मिनिमम सरफेस एरिया, टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, और इसमें इसकी मदद करता है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल होता है वो स्फीयर का पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें आ चुकी हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशनल फैक्ट, एक होता है मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट क्या बोलता है कि लिक्विड ड्रॉप जो है ना वो हमेशा स्फीयर फॉर्म करता है, दैट इज एन ऑब्जर्वेशनल फैक्ट, ठीक है। और वहीं पर जो मैथमेटिकल फैक्ट है वो क्या बोलता है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का पॉसिबल होता है, ठीक है। अब जैसे इन दोनों चीजों को अपन क्लब करेंगे तो क्या समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, किसी भी गिवन सरफेस एरिया के लिए किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया स्फीयर का है, और लिक्विड भी हमेशा स्फीयर ही बनाता है। इसका मतलब क्या, कि लिक्विड के अंदर कोई नेचुरल टेंडेंसी है अपना एरिया, सरफेस एरिया मिनिमाइज रखने की, ठीक है। और इसको हम लोग बाकायदा डिस्कस कर चुके थे इन द केस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो द लिक्विड ड्रॉप हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, एंड फॉर दिस रीजन the liquid drop is always spherical in shape, ठीक है। For this reason the liquid drop is always, and for this reason the liquid drop is always spherical in shape, the liquid drop is always spherical in shape, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से बैठ गया? यस सर, बिल्कुल बैठ गया। तो एक काम करें, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। क्लियर हो चुका है? यस सर, क्लियर हो चुका है, ठीक है, निपटाया जाए इसको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले वाले सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये तो अपने पास हो चुका है, डन। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट अपेंडेड विथ ईच स्टेटमेंट, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपने को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बस वही वाला काम है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली व्हाट विथ टेम्परेचर, तो भाई टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन जो है ना वो दरअसल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, कि सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। बताइए कि आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? अगर ये वाली बात समझ में आ रही है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना, मुझे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विद टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब जरा एक बात पे गौर करते हुए चलना, लिक्विड्स वाले केसेस में क्या होता है ना, लिक्विड्स वाले केसेस में क्या होता है कि अगर आपने वहां पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया, लिक्विड वाले केसेस में क्या होता है कि अगर आपने लिक्विड्स में टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वहां पर जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो वहां पर जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है, ये होता है लिक्विड वाले केसेस में, ठीक है। और इसका उल्टा होता है गैसेस वाले केसेस में, ठीक है। तो लिक्विड वाले केसेस में विस्कोसिटी जो है ना क्या हो जाएगा विद टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस पे क्या फर्क पड़ेगा और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है, इसको पतले पेन से लिखते हैं, ठीक है। लिख दो कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। और यहां पे विस्कोसिटी ऑफ गैसेस में क्या था कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज। आया, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस में क्या फर्क पड़ेगा, तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद फॉर सॉलिड्स विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द शियरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू शियरिंग स्ट्रेन, व्हाइल फॉर फ्लूइड इट इज प्रोपोर्शनल टू शियरिंग स्ट्रेन रेट होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन लिख देना, ठीक है। सॉलिड्स में वही तो था, इट वाज प्रोपोर्शनल टू शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे दिस इज लिक्विड्स में, व्हाइल फॉर फ्लूइड्स इट इज प्रोपोर्शनल टू शियरिंग स्ट्रेन रेट, ठीक है। अगर आप लोग को याद दिलाओ ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का, उसका फॉर्मूला पता क्या था, वो था सर शियरिंग स्ट्रेस
इसके फॉर्मूले में ही स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन का रेट था, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन नहीं था, यहाँ पर था स्ट्रेन का रेट, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो वहीं से आ गया था स्ट्रेस का मतलब क्या था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन रेट क्या आ गया था, ऊपर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसका रेट था, तो फिर आप उसको डिवाइड कर दोगे टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, एफ बाई ए, और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू यहाँ पे कर देंगे 1/L के बराबर, ठीक है। F बाई ए तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है सर, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन नीचे आ जाएगा L, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो F इंटू एल, और यहाँ पे करेंगे सॉल्व आउट तो V इंटू ए, फुलवा कहा था इसको मैंने, फुलवा, ठीक है, ईटा इज इक्वल्स टू फुलवा। तो यहाँ पर विस्कोसिटी जो है दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन रेट होता है, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन का रेट होता है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन कहाँ पे आएगा, सिर्फ ये आएगा सर सॉलिड्स वाले केसेस में, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ए बी सी पूरा क्लियर हो गया है क्या, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। हो गया, यस सर हो गया, ठीक है। चलिए निपटाया जाए इसको, अगले वाले पे लेके आते हैं। फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो डैश द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट अ कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोज। अच्छा, अब मेरी बात तुम समझते हुए चलना, इसमें क्या होता है, फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, तो यहाँ पे द इंक्रीज इन द फ्लो एट अ कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोज व्हाट। तो यार इसमें एक बहुत ही प्यारी सी बात मैं तेरे को बता रहा हूँ, सुनते हुए चलना मेरी बात को अच्छे से। यहाँ पे होता क्या ना, कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि एरिया कम हो गया, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि एरिया कम हो गया, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि एरिया डिक्रीजेस, तो एरिया डिक्रीजेस देयरफॉर वेलोसिटी इंक्रीजेस। अब जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, ये जो पूरा फंडा है ना, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लेकिन ये फॉलो किस पे हो रहा है, ये हो रहा था इस वाली बात पे फॉलो कि कितना मास एंटर हो रहा है पर सेकेंड, ठीक है। दिस वाज फॉलोइंग फ्रॉम मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू द मास लीविंग पर सेकेंड। दिस फॉलोज फ्रॉम मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो गया था सर, मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो गया था सर, मास लीविंग पर सेकेंड। तो मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास लीविंग पर सेकेंड। बोलो यहां तक का मसला पूरा क्लियर है, यस सर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। तो ये जो मास एंटरिंग पर सेकेंड मास लीविंग पर सेकेंड की बराबरी है ना, ये दरअसल कहां से फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। कहां से फॉलो हो रहा है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से फॉलो हो रहा है। तो फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट अ कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्या बोल देंगे अपन इसको, कंजर्वेशन ऑफ मास, यस सर, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है क्या, चले आगे बढ़े। फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल, मॉडल है प्लेन का, एक्चुअल प्लेन नहीं है। तो फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल टर्बुलेंस अकर्स एट व्हाट स्पीड फॉर टर्बुलेंस फॉर एन एक्चुअल प्लेन। तो एक्चुअल प्लेन, एक्चुअल सिनेरियोज, वहां पे टर्बुलेंस जल्दी आएगा, और विंड टनल में जब आप प्लेन मॉडल पे काम कर रहे हो ना, तो वहां पे जो टर्बुलेंस आएगा ना, वो ज्यादा स्पीड पर आएगा, ठीक है। असलियत में टर्बुलेंस थोड़ी कम स्पीड पर ही आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो कंट्रोल्ड मैनर में नहीं है, वहां पे तो एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी प्लेन मूव कर रहा है। लेकिन जब आप एक मॉडल बनाते हो प्लेन का, उसको ट्राई करो विंड टनल में, तो वहां पे टर्बुलेंस अकर्स एट अ मच ग्रेटर स्पीड, ठीक है। आई बात समझ में, इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, निपटा दिया जाए इसको, यस सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, एक्सप्लेन वाई। सेम कैटेगरी का, मतलब इसमें ना 4-5 क्वेश्चंस तो इसी कैटेगरी के, एक्सप्लेन वाई। अब उसमें टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज एक्सप्लेन वाई के अंदर कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने में समय तो जाता ही, और उसी को तो अपन कहते हैं असली में पढ़ना भाई। यहाँ पे एक्सप्लेन वाई ये बड़ा फेमस, ये बड़ा अच्छी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होती है। यहाँ पे ना हर चीज के पीछे आप जब एक्सप्लेनेशन दोगे ना लॉस के सहारे से, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी ग्रिप अच्छी होती है लॉस के ऊपर, ठीक है। तो एक बार जरा सेल्फ ट्राई करें, क्या लगता है आपको सिर्फ पहले वाले का आंसर क्या होगा ना तुम्हारे हिसाब से, वो कमेंट सेक्शन में दे करके असली नाम के साथ मुझे बताना। बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चलो फिर शुरुआत देते हैं सवाल को। तो फिर क्या लिखा हुआ है, टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना कि जैसे कोई पेपर है, आपको उसको हॉरिजॉन्टल रखना है मान लो हवा में, ठीक है। तो क्या होगा ना, आप उसके ऊपर फूकोगे तो उससे क्या होता है कि वेलोसिटी जो ब्लोइंग की वेलोसिटी वो बढ़ जाती है, उससे प्रेशर कम हो जाता है इन अकॉर्डेंस विथ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। अगर प्रेशर कम होगा तो वो नीचे आएगा नहीं, बिकॉज नीचे पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, तो वो जो पेपर था ना वो हॉरिजॉन्टल रह जाएगा, ठीक है। तो बस इसका फर्स्ट वाले के आंसर में क्या लिखेंगे, फोर्थ के फर्स्ट वाले के आंसर में अपन क्या लिखेंगे कि द वेलोसिटी ऑफ ब्लो
the velocity of air blowing increases, the velocity of air blowing increases because of which the pressure decreases, ठीक है, increases because of which, जिसके वजह से जो प्रेशर है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ विच द प्रेशर डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज ऑफ विच द प्रेशर डिक्रीजेस, और ये सब अपन कह रहे हैं इन अकॉर्डेंस विथ बर्नौलीज थ्योरम, ये सब कहा जा रहा है ओनली इन अकॉर्डेंस विथ बर्नौलीज थ्योरम, तो इन अकॉर्डेंस विथ बर्नौलीज थ्योरम, इन अकॉर्डेंस विथ बर्नौलीज थ्योरम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, ये वाला फंडा पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विथ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। अब मेरी बात जरा सुनते हुए चलना, तो ऊपर से क्या प्रेशर डिक्रीज हो चुका है और देयर इज ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीनीथ द, देयर इज ऑलरेडी एन atmospheric pressure, there is already an atmospheric pressure beneath the paper, there is already an atmospheric pressure beneath the paper, there is already an atmospheric pressure beneath the paper, because of which, जिसकी वजह से, because of which, जिसकी वजह से पेपर जो है स्टेबल रह जाता है, तो because of which the paper is stable, because of which the paper is horizontal, ठीक है, या horizontally stable, because of which the paper is horizontally stable। ये वाली बात समझ में आ गई कि आप लोग को? भाई इसको इन्हीं शब्दों में ऐसे का ऐसा ही छाप करके आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले का जो पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आप लोग को दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आते हैं इसके अगले वाले हिस्से के ऊपर, ठीक है, सिंपल ही यार, मतलब यहीं से क्या है कि फंडे जो है ना अपने लॉज वाले भी क्लियर होते हुए चलते हैं, ठीक है। व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विद आवर फिंगर्स, फास्ट जेट ऑफ वाटर गश थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन आवर फिंगर्स। बिल्कुल सही बात है, दो उंगलियों के बीच में थोड़ी सी जगह जब होगी ना तो वहां से क्या एरिया कम हो गया, तो वाटर की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, तो वाटर बहुत तेजी में निकलेगा, ठीक है। तो अपन इसमें लिख देते हैं, इसका जो बी वाला सेक्शन है, बी वाला पार्ट है, इसका आंसर ये होगा कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरी लेस, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वेरी लेस। दो उंगलियों के बीच में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इज वेरी वेरी लेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच एरिया छोटा होने की वजह से वेलोसिटी जो है ना लिक्विड फ्लो की वो काफी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ विच द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लो इंक्रीजेस, तो बिकॉज ऑफ विच द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ विच द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो इंक्रीजेस। और जब लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो फिर पानी एकदम गश आउट करता है, बहुत तेजी से निकल जाता है। और ये सब सिर्फ हम कह रहे हैं इन अकॉर्डेंस, दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज ऑल इन अकॉर्डेंस विथ, ये सारी चीजें हम कह पा रहे हैं ऑल इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हम सब चीजें कह पा रहे हैं ओनली इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? एरिया इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो देयरफॉर एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। देयरफॉर एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगले वाले पॉइंट को अपन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। चले, बी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा इसी तरह से, ठीक है। द साइज ऑफ द नीडल ऑफ अ सिरिंज कंट्रोल्स फ्लो रेट बेटर देन द थंब प्रेशर एक्सर्टेड बाय डॉक्टर व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन, ठीक है। तो जो लिक्विड का फ्लो रेट है ना उसको ज्यादा कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? वहां पे कहा गया कि जो नीडल है ना वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है ज्यादा देन थंब का प्रेशर, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, जरा इस पे गौर करते हुए चलना, ठीक है। जब मैं फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करूंगा, ये सी वाले पार्ट की बात चल रही ना, ठीक है। जब हम फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करेंगे तो ये बर्नौलीज थ्योरम उसको पूरा अपने साथ लेके चलने वाला है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड की अपन बात करेंगे तो पहले एक काम करो, बर्नौलीज प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या होता है वो जरा लिख दो, विथ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
ठीक है, फिर ये वाली बात समझ में आ रही है। तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो है ना, दैट इज बेसिकली इन अकॉर्डेंस विथ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए अब एक काम करते हुए चलना, बर्नौली प्रिंसिपल में ये कहा गया था कि प्रेशर एनर्जी का मतलब होता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू कितना आपने पिस्टन को मूव करवा दिया, प्लस क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाली बात तो पूरी क्लियर है। ठीक है, अगर अपन पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ प्रेशर, अगर वॉल्यूम कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो रो जी एच, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम करेंगे ना, तो हाफ मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है, अब थंब प्रेशर आपने अप्लाई करा है वो अलग बात है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, इंजेक्शन के सिरिंज के थ्रू जो फ्लो हो रहा है ना, तो वहां पर वेलोसिटी बेसिकली आप समझें उस नीडल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है, और जब वेलोसिटी काफी बढ़ जाती है ना, तो कौन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, ये वेलोसिटी वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ वेलोसिटी डोमिनेट्स, क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे कि फैक्टर ऑफ वेलोसिटी, यहां पे जो वेलोसिटी का फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो फैक्टर ऑफ वेलोसिटी डोमिनेट्स ओवर द प्रेशर, फैक्टर ऑफ वेलोसिटी डोमिनेट्स ओवर थंब प्रेशर, बिकॉज इसका एक रीजन है, बिकॉज वेलोसिटी इज रेज्ड टू द पावर 2, because velocity is raised to the power 2, because velocity is raised to the power of 2, because velocity is raised to the power of 2, and pressure is to the power of 1, and pressure is raised to the power of just 1, and pressure is raised to the power of 1, and pressure is raised to the power of 1। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ये वाली बात आप लोगों को शानदार जानदार तरह से समझ में आ गई है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा, वो जो सिरिंज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम और वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो सिरिंज ज्यादा जो है डोमिनेट करेगी पूरे लिक्विड फ्लो को एज वन कंपेयर टू दी थंब प्रेशर। ये वाला पूरा फंडा क्लियर होगा, तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन सर। चले आगे बढ़े, अब आते हैं इसके अगले वाले हिस्से के ऊपर। फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। भाई जब लिक्विड ऐसे फ्लो आउट कर रहा है किसी वेसल से, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब जितना मोमेंटम फाइनली उतना मोमेंटम इनिशियली रहा होगा। तो यहाँ पे इस चक्कर में क्या होता है कि एक वेलोसिटी थ्रस्ट लग जाता है पीछे की तरफ, और उसी को अपन कहते हैं बैकवर्ड थ्रस्ट। आया समझ के नहीं आ गया, आया समझ के नहीं आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। इसका रीजन यहीं पे लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ conservation of linear momentum, because of principle of conservation of linear momentum, because of principle of conservation of linear momentum, कुछ momentum should be, some momentum should be imparted to the vessel as well, some momentum should be imparted, कुछ ना कुछ momentum, some momentum should be imparted to the vessel as well, some momentum should be imparted to the vessel as well, because of which a backward thrust will act on the vessel। इतनी सिंपल सी बात है, because of which a backward thrust, वही लिखा है, because of which a backward thrust acts on the vessel, because of which a backward thrust acts on the vessel। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन आते हैं इसके ई वाले पॉइंट को भी एक्सप्लेन करने के लिए। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्लीज। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन हो गया सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ई वाला पार्ट है, जरा इस ई वाले पार्ट को देख लो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। ई वाले पार्ट को देख लो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, जरा इसके बारे में सोचते हुए चलना। ठीक है, अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। ठीक है, वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो नहीं करती है। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, जब बॉल स्पिन हो रही है ना, जब कोई बॉल स्पिन हो रही है ना, तो उसका जो
ये जो ऊपर का वेलोसिटी है एयर का और जो नीचे का वेलोसिटी है एयर का वो अलग अलग है, ठीक है। जब लिक्विड जब ये बॉल ऐसे फ्लो कर रही है ना तो वो एयर को बेसिकली डिस्प्लेस तो कर ही रही है। तो ऊपर वाले केस, इससे बॉल वाले केस में जो ऊपर के रीजन्स हैं वहां पर वेलोसिटी अलग है, नीचे वाले रीजन्स में जो एयर की वेलोसिटी वो अलग अलग है, जिसकी वजह से एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अपन क्या लिख देंगे, द वेलोसिटी ऑफ एयर at upper and lower portions of the ball is different. The velocity of air at upper and lower portions of the ball is different because of which, जिसकी वजह से एक प्रेशर का डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच अ प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड, 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 ठीक है। और ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है ना, इसी कारण से जो ट्रैजेक्टरी है ना वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी नहीं हो पाती, कुछ और हो जाती है, ठीक है। दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच, दिस मतलब प्रेशर डिफरेंस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द ट्रैजेक्टरी इज नॉट पैराबोलिक, बिकॉज ऑफ विच द ट्रैजेक्टरी इज नॉट पैराबोलिक, बिकॉज ऑफ विच द ट्रैजेक्टरी इज not parabolic in nature, because of which the trajectory is not parabolic in nature. मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बहुत ही खूबसूरत तरह से बैठ गया होगा। तो मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। बताएं क्लियर हो गया पूरा फंडा? यस सर, ये वाला फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। चलिए ओके, अब आ जाओ। अब ये सवाल ऐसा है जिसमें एक्सप्लेन वाई नहीं पूछा गया, अदरवाइज पहले के चारों क्वेश्चंस में अपन तकरीबन 16-17 बार कर चुके हैं, 16-17 एक्सप्रेशंस मतलब स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा, यहाँ पे एक सवाल आया, न्यूमेरिकल आया, ठीक है। 50 kg गर्ल वियरिंग हाई हील शूज बैलेंसेस ऑन अ सिंगल हील, अरे बाप रे क्या बात है। द हील इज सर्कुलर विथ अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर, इस बात को अपन मान गए। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ये निकालना है, एक बार सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चलें फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ऐसा ही वाला फंडा पूरा क्लियर था। अब जरा ध्यान देते हुए चलना। तो यहाँ पे आपको निकालना है ऑन अ सिंगल हील, ठीक है, एक ही हील पे खड़ी हुई है वो। उसके बाद व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो अब जरा एक छोटी सी बात पे अपन गौर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रेशर अगर आपको निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सर? अपन कर रहे हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में देखिए प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, बोलो हाँ कि ना। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और एरिया के तौर के लिए ना वहां पे सर्कल मतलब हील जो थी ना, तो हील के लिए आपका शायद डायमीटर मेरे ख्याल से गिवन था वहां पे, यस सर। हील इज सर्कुलर विथ अ डायमीटर गिवन अपने पास 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का अपने को काम नहीं पड़ता, काम पड़ता है रेडियस का। तो अगर डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर देयरफॉर रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई कर रही है लड़की, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये फोर्स की जगह पे आप ले लोगे वेट, ठीक है, उस लड़की का वेट ले लोगे मतलब mg, और नीचे एरिया की जगह पे आप ले लेंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब चलिए, तो वेट तो मतलब mg होता है वेट, और एरिया भी कितना अपने पास पाई इंटू आर का स्क्वायर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहाँ पे जो चीजें छोटी मोटी गिवन थी ना, जरा एक बार उसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं, तो कहानी क्या अपने लिए थोड़ी सी आसान होगी। तो यहाँ पे उस लड़की का वेट कितना है, मैम का वेट है 50 kg के बराबर, ठीक है। तो मतलब मास कितना है, 50 kg के बराबर है, ठीक है। उसके बाद डायमीटर वाज 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर -2 और मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। बस अब प्रेशर निकालना है, अब बस सीधे वैल्यूज को पुट करना और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू, जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, प्रेशर
is equals to what is the value for mass? तो सर mass is basically 50 kg. What is the value for g? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके अपन चल सकते हैं. पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो पाई का मतलब क्या होगा 3.14 इंटू उसके बाद फिर आप कर दीजिएगा आर का स्क्वायर. ठीक है, तो व्हाट इज आर? तो आर इज बेसिकली 0.5 10 टू द पावर -2 था ना, तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, पॉइंट को आगे लेके चले जाओ तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 की जगह -3 आ जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं है. यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है. इसका अपन को स्क्वायर करना है. ठीक है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 तक की कहानी पहुंच जाएगी. 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर करोगे 10 की पावर -6 तक की कहानी पहुंच जाएगी. ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू, काटा बीटी मचाओ 2 से कटेगा. ठीक है, तो ये 2 से कटा, 2 इंटू 9.8 करोगे 19.6 आ जाएगा. ठीक है, नीचे बचेगा 3.14 और ऊपर चले जाएगा 10 की पावर 6. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है. तो इसको आप कर सकते हैं 6.24 और 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. या तो ऐसा कर लेना सीधे 624, हाँ इतने पे छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है. 6.24 10 की पावर 6 पे छोड़ दो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है. 6.24 10 टू द पावर 6 आ गया. बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है. ठीक है, चलें निपटा दें इसको. तो ये रहेगा अपने पास में कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन. ठीक है, अब आ जाओ इसके अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ. ठीक है भाई, पहले के 4 क्वेश्चंस में तो अपन एक्सप्लेन वाई कर रहे थे. हर एक्सप्लेन वाई वाले क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 से 4 स्टेटमेंट्स है. इसलिए वीडियो का जो पहला वाला हाफ था ना, जितना भी समय लगा क्वेश्चन नंबर 4 तक, उसमें काफी समय लगता है, बिकॉज आपको हर एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हुए चलना है यार. वो काम ऐसे अपन हवाई में नहीं कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉरिसेलीज बैरोमीटर. ठीक है भाई, यहाँ पे ना एक टर्म पहले बहुत इंपॉर्टेंट आ गया था, 760 mm ऑफ Hg. ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट में 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी का यूज किया गया था. मैं समझता हूं आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि सर मिलीमीटर में तो मजा नहीं आएगा, मिलीमीटर में काम करने में तो मजा नहीं आएगा, हमें इसको कन्वर्ट करना ही पड़ता होगा मीटर्स में. तो 760 mm का मतलब, पहली वाली m का मतलब होता है मिली, तो 10 टू द पावर -3, और दूसरे वाले m का मतलब होता है मीटर. बोलो कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं ना, इसको देखो तो 1 2 3 पीछे ले आओ पॉइंट को, तो 0.76. ठीक है, उसके बाद 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर +3 मतलब 10 टू द पावर 0 निपट गया, तो 0.76 मीटर्स. ठीक है, आप इसको 0.76 मीटर्स कर सकते हो. कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होने वाली है. क्लियर हो गया पूरा फंडा? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया. तो यहाँ पे ना जो टॉरिसेली ने किया था ना, वो 760 mm ऑफ Hg से मेजरमेंट्स किए थे. अब ये कहा गया है कि पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन. ठीक है, पास्कल ने सेम कार्यक्रम को डुप्लीकेट किया, पास्कल ने सेम काम को डुप्लीकेट किया, बट mm ऑफ मतलब 760 mm ऑफ Hg नहीं यूज किया था, मतलब Hg मर्क्यूरी यूज ही नहीं किया, उन्होंने यूज किया फ्रेंच वाइन. ठीक है, और फ्रेंच वाइन की डेंसिटी कितनी है सर? 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन. ठीक है, अब कहा गया है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg से डेवलप हो रहा था, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने हाइट ऑफ फ्रेंच वाइन से डेवलप होगा, ये आपसे पूछ करके रखा हुआ है. क्या आप सवाल समझ पा रहे हैं? क्या आपको सवाल की भाषा समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है? ठीक है, यस सर हो गया है. तो यहाँ पे क्या है कि एक में टॉरिसेली ने क्या यूज किया था? 760 mm ऑफ Hg यूज किया था, और इन्होंने पास्कल ने क्या यूज किया है? फ्रेंच वाइन यूज किया. अब ये बोला गया है कि भाई से कितने हाइट का फ्रेंच वाइन का कॉलम बनाना पड़ेगा, कितने हाइट का फ्रेंच वाइन का कॉलम बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो अब जरा गौर करते हुए चलते हैं. H रो जी. ठीक है, तो टॉरिसेली के हिसाब से अगर देखें तो H कितना है अपने पास? 0.76. मैंने कहा था ना 760 mm ऑफ Hg था. ठीक है, तो 760 mm मतलब 760 मिलीमीटर, हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? हमें मिलीमीटर नहीं चाहिए, हमें तो बाकायदा भैया मीटर में आप हमसे बात करो, बेहतरीन रहता है हमारे लिए. ठीक है, H हो गया. उसके बाद डेंसिटी क्या होती है मर्क्यूरी की? तो वो होती है 13.6 10 टू द पावर 3. इस बात को जरा ध्यान रखना, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, H रो, और G की वैल्यू क्या है सर? 9.8 है. ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी ये पास्कल के हिसाब से H कितना होगा? तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्रेंच वाइन कॉलम, फ्रेंच वाइन कॉलम? तो H को H लिख दिया अपन ने. उसके बाद डेंसिटी कितनी है इसकी? 984 पहुंच गया भाई, 984 पहुंच गया.
जी कितना होगा सर? जी होगा भाई 9.8, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, 9.8 से 9.8 जाते हुए नजर आया हमें। तो अब जब हम h निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे तो h हमें क्या समझ में आएगा तुमको बताऊं मैं? 0.76 इंटू यहाँ पे कितना है 13.6 इंटू 10⁻³ तो 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ अपॉन नीचे अपने पास कितना आ जाएगा सर? 984 तक की कहानी आ जाएगी। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में सर? 984। इसको सॉल्व आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10.5 मीटर के आसपास का अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 10.5 मीटर इतना लंबा फ्रेंच वाइन कॉलम यूज करेंगे तब जा करके प्रेशर जो है ना वो वैसे आएगा जो कि टॉरिसेली के बैरोमीटर में आया था। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यहां तक का मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलें कि आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है। ठीक है, कैलकुलेशंस में मत फंसाना अपने आप को, मैं बस तुमको बता रहा हूं अप्रोच समझा करो। खास तौर से मैंने हमेशा ये बातें कही हैं ओनली जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो बहुत ही घुमा फिरा के यूज किए जाते हैं। लेकिन आप समझें कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के पीछे का जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम सवाल को सॉल्व करने की अप्रोच को समझें रादर कि हम कैलकुलेशन में फंसे ना। मैंने बहुत बार बोला है कि कोई भी सवाल तुम्हारे सामने इसलिए पोज नहीं कर रहा है कि तुम ना 3.14 का क्यूब निकाल के दिखाओ ना, किसी को ये नहीं जानना। सबको ये जानना है कि क्या तुमको सवाल की अप्रोच पता है, क्या तुम गलत अप्रोच तो फॉलो नहीं कर रहे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई मेरी बात समझ? तो ये इसका पूरा हो चुका है डिटेल्ड सोल्यूशन, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख लिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। नाउ अब आपको लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? अ वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज built to withstand a maximum stress of 10⁹ पास्कल। ठीक है, पास्कल्स में गिवन है मतलब प्रेशर गिवन है इन द टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स। इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशियन? एक तो ये चेक करना है। नाउ टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर एंड इग्नोर करना है हमें किसी भी तरह का टर्बुलेंस, किसी भी तरह का वेरिएशन, किसी भी तरह का ओशन करंट। ठीक है, एक बार सवाल तुम्हारे सामने एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, जो बन जाए जो आंसर आ जाए अपने असली नाम के साथ वो जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना। बन गया तो बहुत जबरदस्त, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी करना प्लीज। चलें आगे बढ़ जाएं फिर कहानी में। ठीक है सर, तो वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विथस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁹ पास्कल। तो अपन एक बार सवाल में लिख लेते हैं इसको, कौन सा क्वेश्चन था ये? 7th वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो 7th वाले क्वेश्चन में अपन इसको नोट कर लेते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी, कितना स्ट्रेस वो बियर कर सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी? मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी है इसकी 10⁹ पास्कल। ठीक है, सही जा रहे हैं क्या सर? यस सर, 10⁹ पास्कल की इसकी मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी है। नाउ इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन द टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन? टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली दिस मच 3 किलोमीटर। इग्नोर करना है ओशन करंट्स को। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हुए चलते हैं। तो सी वाटर की बात चल रही है बेसिकली, किसकी बात चल रही है सर? सी वाटर की बात चल रही है। अब जरा गौर करना, ये जो स्ट्रक्चर है ना वो 10⁹ पास्कल तक का प्रेशर झेल सकता है। ठीक है, अगर सी वाटर का जो प्रेशर है अगर वो इसके स्ट्रक्चर के मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी से कम हुआ तब तो ये स्ट्रक्चर को अपन यूज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 10⁹ पास्कल तक का ही झेल जाएगा। अगर सी वाटर ने जो स्ट्रेस अप्लाई करा, जो सी वाटर ने प्रेशर अप्लाई करा, अगर वो इससे कम अप्लाई करेगा तब तो स्ट्रक्चर आराम से काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर सी वाटर का प्रेशर इसके मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा पड़ गया तब ये स्ट्रक्चर जो है झेल नहीं पाएगा सी वाटर करंट को और फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, अपन लगाते हैं प्रेशर ऑफ द सी वाटर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर। अपन निकालते हैं व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर। हम निकाल लेते हैं व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर। तो सर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर इज नथिंग बट एच रो जी के बराबर ना यार। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर इज बेसिकली एच रो जी के बराबर। नाउ व्हाट इज द एच, व्हाट इज द डेप्थ? तो यहाँ पे सर 3 किलोमीटर की मेरे ख्याल से बात की जा रही है। द ओशन की जो डेप्थ है इट इज टेकन रफली टू बी 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 किलोमीटर इसका मतलब क्या है? 3 किलो मतलब क्या है? 10⁻3। उसके बाद एच तो अपने पास हो ही चुका था। अब उसके बाद रो की बात करेंगे तो रो का मतलब क्या होगा सर? डेंसिटी होगा। अब डेंसिटी जो आप लिक्विड की लेके चलेंगे, सी वाटर की लेके चलेंगे
10⁻³ अप्रोक्सीमेटली आप लेके चल सकते हैं। और यहाँ पे डेंस ये अपने पास कितना हो जाएगा, 9.8 तक की कहानी हो जाएगी जी, ठीक है। तो आप एक काम करें 9.8 × 3 कर लीजिएगा और 10⁻6 को रख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपने पास समझ में आती है अपने को एक बात कि 9.8 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 30 में से 0.6 कम 29.4, ठीक है। क्या हो जाएगी कहानी, ये हो जाएगा सर 29.4 और 10 की पावर क्या हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का मसला पूरा क्लियर है सर, पूरा क्लियर है। तो अपने पास आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2.94 10 की पावर 7 पास्कल कह लो। लेकिन आपने एक बात नोट करी, जो मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी है ना वो 10⁻9 है, ठीक है। क्या आपने नोट करी इस बात को कि जो मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो है सर 10⁻9 पास्कल। और यहाँ पे जो सी वाटर का स्ट्रेस है ना वो सी वाटर का स्ट्रेस है 10⁻7 के ऑर्डर में, ठीक है। 2.94 भले है लेकिन 10⁻7 के ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सी वाटर है ना दैट इज लेस देन द लोड बियरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है उसको आप बाकायदा यूज कर सकते हैं ऑफशोर्स पे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे कि देयरफॉर एक काम करो, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, सिंस सी वाटर्स प्रेशर, सी वाटर ने जो प्रेशर अप्लाई किया, सिंस द सी वाटर्स प्रेशर इज लेस देन द लोड बियरिंग कैपेसिटी, since sea water's pressure is less than the load bearing capacity, since sea water का pressure is less than the load bearing capacity of the structure, is less than the load bearing capacity of the structure, since it is less than the load bearing capacity of the structure, therefore the structure can be used. Therefore, the structure can be easily used. Can be easily used. इस वाले स्ट्रक्चर को आप आराम से यूज कर सकते हो। द स्ट्रक्चर कैन बी इजिली यूज, ठीक है। आगे ये वाली पूरी बात समझ, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फुर्ती में, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निपटा दिया जाए इसको। चले आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं आपको अगले वाले सवाल पे लेकर के, ठीक है। अगला वाला सवाल क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर लग रहा है। हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स विद द मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। जो अभी गिवन है ना उसको अपन नोट करते हुए चलते हैं यार, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है सर, ये 8th वाला क्वेश्चन है। मास कितने हैं, 3000 kg। ओके सर, शुरुआत करते हैं 8वें क्वेश्चन से। 8वें क्वेश्चन में मास गिवन है एज 3000 kg के बराबर का मास गिवन है। उसके बाद कहानी में क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है सर, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर सेंटी का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर -4 हो जाएगा। दिस मच इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बी, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझे, स्मॉलर पिस्टन कहने से मतलब पता है क्या होता है, स्मॉलर पिस्टन कहने से मतलब ये है कि जहां पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, वहां पे जहां पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो स्मॉलर पिस्टन है और जहां पर लोड रखा हुआ है वो है लार्जर पिस्टन, ठीक है। आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कार आपने यहां पे रख दिया, ये आपने कार रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये आपका लोड सेक्शन है। तो लार्जर सेक्शन है, अपने पास स्मॉलर सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। अब क्या हो रहा है कि क्या पूछ रहा है, व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन विल हैव टू बी। तो आप एक बात समझे, प्रेशर जो है ना वो ट्रांसमिट हो रहा है इक्वली सर, ठीक है। यहाँ पे आपने जैसे इस लोड को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो इस लोड ने बेसिकली क्या है कि जो लार्ज पिस्टन थे उस पर प्रेशर डेवलप करवाया और वही प्रेशर जो है ना वो इक्वली ट्रांसमिट होकर के स्मॉलर पिस्टन पर भी लगने वाला है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर अपन यहाँ का प्रेशर कैसे निकालेंगे, अरे प्रेशर तो लोड साइड का निकाल लो ना। प्रेशर जो निकालोगे ना, प्रेशर तो लोड वाली साइड का ही निकाल लो। और इस बात को समझो कि जो प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ कि जो प्रेशर इस वाले साइड पे डेवलप हुआ है वही प्रेशर इक्वली जो है वो ये इस वाले छोटे वाले साइड पर भी ट्रांसमिट हो जाएगा। आई बात समझ की नहीं आ गई? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अंदर कोई लिक्विड भरा होगा, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा होगा, तो यहाँ पे लिक्विड है जो कि इंक्लोज्ड है और इक्विलिब्रियम में। लिक्विड ऐसा यूज करना है जो कि इंक्लोज्ड हो और इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर आपको निकालना है। तो आप एक बात जरा समझते हुए चलें, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया।
प्रेशर का फॉर्मूला होता है सर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स, बेसिकली कितना हो जाएगा अपने पास में, फोर्स अपने पास में mg हो जाएगा, एरिया अपने पास में कितना हो जाएगा, एरिया अपने पास गिवन है यार, एरिया अपने पास पहले से गिवन है 425 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो प्रेशर जैसे अपन इसको सॉल्व आउट करना स्टार्ट करेंगे ना, व्हाट इज द वैल्यू फॉर मास, सर मास है 3000 kg है, तो 3 × 10⁻³ इंटू अपन कर देंगे क्या 9.8। उसके बाद एरिया के तौर पे अपन कर देंगे क्या सर, एरिया गिवन है 425 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, 425 10⁻⁻ क्या है सर -4 है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हो रहा है जरा इस पे फोकस करते हुए चलना। यहाँ पर सर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो कितना है 29.4 10⁻³ ये अपने पास 29.4 10⁻³ और नीचे अपने पास में कितना हो जाएगा 425 और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया सर 10⁻4 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो -4 था ना, तो 10⁻+4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब जो यहाँ से प्रेशर डेवलप हो रहा है 29.4/425 और यहाँ पे कहानी आ चुकी है 10⁻7 के टर्म्स में, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में यहाँ तक का फंडा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो गया? क्या आप लोग के दिमाग में यहाँ तक का फंडा अच्छे से क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब इसको जैसे अपन सॉल्व करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ में तो अपन लेकर के आएंगे ही और ये 6.92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर ये 6.92 और 10 की पावर अपने पास में कितना हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है? तो 6.92 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको अगले वाले सवाल की तरफ भी तो ले करके चलना है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। निपटा दें इसको, ओके सर, ठीक है। इट इज ऑल डन फॉर यू। अब आपको लेकर के आते हैं अपन इसके 9th वाले क्वेश्चन के ऊपर। अगर तुम चाहो तो डायग्राम ये बना लो और मैं उसको लिख देता हूं कि वो जो प्रेशर है ना वो इक्वली ट्रांसमिट हो गया है दूसरे साइड्स पर भी, ठीक है। इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो ना तुम लोग। चलो भैया, अब एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, कि दिस प्रेशर एट द लोड सेक्शन, दिस प्रेशर एट द लोड सेक्शन, लोड सेक्शन का मतलब होता है लार्जर एरिया, लोड सेक्शन का मतलब होता है लार्जर एरिया। तो दिस प्रेशर एट द लोड सेक्शन लार्जर एरिया इज इक्वली ट्रांसमिटेड, इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू द स्मॉलर पिस्टन एरिया सेक्शन, ठीक है, टू द स्मॉलर पिस्टन एरिया सेक्शन is equally transmitted to the smaller पिस्टन एरिया सेक्शन, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक का मसला ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद तो फिर अपन अगले वाले सवाल पे आने ही वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल डन फॉर यू। और अब आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर किसके 9 के ऊपर, ठीक है। चलो, अ यू ट्यूब कंटेनिंग वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी, ठीक है, ओके। द मर्क्यूरी कॉलम इन द 2 आर्म्स आर इन द लेवल ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड 1 आर्म ऑफ 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन द अदर, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जो वाटर है ना, तो वाटर वाले केस में जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है, ओके सर। तो वाटर वाले केस की अपन हाइट लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर फॉर वाटर। कहानी अभी चल रही है फॉर वाटर। वाटर वाले केस में हाइट कितना है सर 10 सेंटीमीटर था, 10.0 ही था या 10.5 तक बचा, कर लिया क्या सर 10 सेंटीमीटर था। अब इसमें डेंसिटी क्या होगी, सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं अपन, मतलब सीजीएस लेके चल रहे हैं, तो 1g/cc मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हाइट कितना अपने पास में 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना अपने पास में, हाइट था वाटर कॉलम का 10 सेंटीमीटर और डेंसिटी थी अपने पास में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब उसके बाद अगले वाले केस में क्या हो रहा है कि अगले वाले केस में ऐसा हो रहा है कि वाटर वाला केस तो ये वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगले वाले केस में 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट वाले केस का है, ठीक है। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट की जब बात कर लेंगे, जब अपन मिथाइलेटेड स्पिरिट की बात कर लेंगे, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट वाले केस में अगर गौर करेंगे ना तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट अपने पास में हो जाएगा सर 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट अपने पास में कितना हो जाएगा सर 12.5 सेंटीमीटर और डेंसिटी कितनी हो जाएगी ρ2, वही तो नहीं पता, वही तो अपने को निकालना है, ठीक है। डेंसिटी ही मेरे ख्याल से नहीं मालूम है ना, डेंसिटी अपने को निकालनी है, ठीक है। और ये दोनों बैलेंस्ड है, अगर दोनों बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम
टर्म में इसका मतलब क्या कि प्रेशर ऑफ वाटर और प्रेशर ऑफ स्पिरिट दोनों बराबर हो रहा होगा, ठीक है। तो सिंस द सेटअप इज बैलेंस्ड, सिंस द सेटअप इज बैलेंस्ड, ये जो पूरा सेटअप है वो बैलेंस्ड है, देयरफॉर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द स्पिरिट हो रहा होगा। सिंस ये पूरा सेटअप बैलेंस्ड है, इसका मतलब प्रेशर ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेशर ऑफ द स्पिरिट हो रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि अभी ये प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, तो प्रेशर ऑफ वाटर एक काम करो, लेट्स से P1 बोल लेते हैं और प्रेशर ऑफ स्पिरिट को लेट्स से P2 बोल देते हैं, ठीक है। H1 रो 1 इंटू जी, H2 रो 2 इंटू जी, ठीक है भाई। जी से जी तो निपटा दो पहली फुर्सत में, जी से जी तो निपटा दो पहली फुर्सत में। अब हम क्या बोलने वाले हैं, अब हम निकालने क्या वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं सर रो 2 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। तो रो 2 अपने पास में क्या बन जाएगा, रो 2 अपने पास में बन जाएगा H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2, रो 2 क्या हो जाएगा H1 अपॉन H2, और वहीं बगल में क्या आ जाएगा सर, रो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो H2 की वैल्यू कितनी है सर, H2 इज बेसिकली 12.5, नथिंग एल्स। ओ सॉरी, ये अपने पास H1 चाहिए ना ऊपर, H1 अपने पास कितना है सर 10 सेंटीमीटर है, और H2 इज 12.5, ठीक है। और रो 1 का मतलब देखो यार मैं अगर चाहता ना तो मैं उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता, फिर मुझे हाइट भी कन्वर्ट करनी पड़ती है, बट इवेंचुअली वो कन्वर्जन फैक्टर्स कटने ही वाले हैं, तो अपन सब कुछ सेंटीमीटर्स मतलब CGS में ही लेकर के चल रहे थे, ठीक है। सब कुछ तो इवेंचुअली कटने ही वाले हैं। रो 2 या ये 10 अपॉन 12.5, इसको मैं ऐसा कर दूं क्या, 10 को मैं 2.5 इंटू 4 लिख दूं क्या, ताकि मैं 12.5 को 2.5 इंटू 5 लिख सकूं, ठीक है। तो 4 अपॉन 5 बचेगा, 1 अपॉन 5 होता है 0.2, तो 0.2 इंटू 4 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो G/cc, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, या सही वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ के रखा हुआ, ये तो अपने निकाल दिया। अब उसके बाद क्या पूछ के रखा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। अब तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब नाउ दैट बिकम्स द रेशियो ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज, तो दिस इज गोइंग टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो अपने पास ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो रो 2 अपॉन रो 1 हो जाएगा। तो रो 2 अपने पास अभी अभी निकला 0.8, रो 1 अपन जानते हैं 1 के बराबर था, रो 1 अपन जानते हैं कि 1 के, अरे रे 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 1 के बराबर था, तो देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.8 आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट वो आ जाएगा सर 0.8 के बराबर, ठीक है। यूनिटलेस क्वांटिटी, और वो जो ऊपर O2 निकाला है वो तो प्रॉपर डेंसिटी निकाली, तो वो तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होना लाजमी सी बात है, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाला पूरा सोल्यूशन डिटेल में समझ में आ गया है क्या? यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है। चलें इसको निपटा दिया जाए, इसको निपटा दिया जाए। अब आपको लेके चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अगर 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रिस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द ट्यूब, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी इन द टू आर्म्स, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन है एज अपने को कितना 13.6, और आपके सामने 9th वाला क्वेश्चन पेश कर दिया गया है ताकि आप उसको रेफर कर सकें। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चलें फिर आगे बढ़े कहानी में। यस सर, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने 9th वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था, एक बार जरा उस पर नजरें लगा ली जाएं। यस सर, ये सब अपन पूरा इसको बाकायदा सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब जरा कहानियां समझते हुए चलना। अब क्या हुआ इसमें ना कि 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रिस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द ट्यूब, ठीक है। मतलब 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का पानी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, 15 सेंटीमीटर का स्पिरिट भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी इन द टू आर्म्स, तो प्रेशर डिफरेंस भी बेसिकली किसके बराबर होगा, जरा ध्यान देते हुए चलना। जो प्रेशर डिफरेंस बाय H सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होगा ना, वो प्रेशर ऑफ H सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम is equals to mercury column is equals to pressure difference between water and spirit, ठीक है, is equals to pressure difference between water and spirit, between water and spirit, ठीक है। आई बात समझ, यस सर, आगे, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होने वाला है बेसिकली। तो यहाँ पे H
तो नहीं पता, रो इसका मेरे मर्क्यूरी का 13.6 गिवन है, जी मतलब वही फिर 9.8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, पहले अपन जरा वाटर की बात कर लें क्या, HROG तो होता ही है, तो वाटर का पहले अपने पास कितना हाइट हुआ करता था, तो यहाँ पे वाटर था 10 सेंटीमीटर की हाइट पे, ठीक है, और स्पिरिट था अपने पास 12.5, तो वाटर 10 सेंटीमीटर की हाइट पे था, तो 10 में 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तो H। उसके बाद वाटर की डेंसिटी कितनी है सर, वाटर की डेंसिटी रो के मतलब 1 के बराबर है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी अपने पास में कितना है सर, जी तो वही 9.8 के बराबर ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन करेंगे स्पिरिट वाले केस में, तो स्पिरिट का फिर वही HROG, तो स्पिरिट का हाइट कितना था 12.5, उसमें अपन 15 ऐड कर दिया ना, और उसके बाद स्पिरिट की डेंसिटी निकाल चुके हैं 0.8, और जी की वैल्यू क्या आ चुकी है सर, इट इज नथिंग बट 9.8 के बराबर, ठीक है। 9.8 कॉमन निकालो और काटा पीटी मचा दो, तो 13.6 इंटू एच इज इक्वल्स टू अपने पास कितना बच जाएगा, ये 25, कितना बच जाएगा सर अपने पास, ये 25 माइनस अपने पास यहाँ पे इवेंचुअली कितना आने वाला है, यहाँ पे अपने पास 25, तो ये तो अलग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 27.5 इंटू अपन कर लेंगे क्या सर, 0.8 कर लेंगे, ठीक है। तो H अपने पास में कितना हो जाएगा, 25 माइनस 27.5 इंटू 0.8, वैल्यू छोटी आएगी बेटा उससे, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर है ना उसमें 25 माइनस आप जो कर रहे हो ना, वो वैल्यू उससे छोटी आने वाली है। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई क्या। तो जैसे अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो अपना जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए, 0.22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपना जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो आना चाहिए 0.22 सेंटीमीटर, एंड दैट इज इट। आई बात समझ में। तो जल्दी से, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो जल्दी आप सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10th वाला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बेस्ड था। आगे बात समझ, यस सर आ गई। और उसके बाद में फिर यहाँ पर ये रहने वाला है इसका कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। पक्का डन 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 डन, यस सर। इसी के साथ खत्म होता हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवाया गया है। याद है पहले के 4 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन वाई, तो सारे स्टेटमेंट्स को मैंने बाकायदा सही से एक्सप्लेन करवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल का जो सोल्यूशन है वो समझ में आ गया होगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग बाकायदा चेक करते हुए चलते हैं कि भाई क्या फीडबैक्स आ रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज आपके फीडबैक्स पे ही काम करते हुए वीडियोस की जो क्वालिटी होती है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंच पाती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।